हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सुधांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स नगरी। तो गाइस, लास्ट क्लास के अंदर हमने बहुत सारे ग्राफिकल मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई ग्राफ को आप कैसे समझ सकते हैं, क्या उसका यूज़ है, कैसे आप उसको न्यूमेरिकल्स को निकाल सकते हैं। मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी दिया था, वो मैं सेशन के लास्ट में एकदम डिस्कस करूंगा जब ये चैप्टर एंडिंग पे होगा। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, भाई ग्राफिकल मेथड। एक तो आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ लिए तीनों, जो कि नॉर्मल फॉर्मूलों को यूज करके हमने किया था। आज हम सेम इक्वेशन, सेम रिजल्ट, सेम फॉर्मेट को आज हम ग्राफिकल मेथड से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है गाइस? देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं, है ना, उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल होगा आगे आगे इस चीज के अंदर। देखिए बेसिकली क्या होता है, देखिए अगेन मैं यहाँ पे जो क्या है ना, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूँ। दिस इज द वी, दिस इज द टी। ठीक है, ये वीटी ग्राफ है और इसका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। आपको पता है कि भाई वेलोसिटी के अंदर चेंज है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, देखिए इस पॉइंट को मैंने मान लिया पॉइंट ओ, और इसको आप यहाँ से इसको आप लिंकअप करिए। ठीक है, ये पॉइंट मेरा हो गया पॉइंट ओ, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है आर, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने नाम दे दिया यहाँ पे पी, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने नाम दे दिया यहाँ पे क्यू। ओके, यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल के दिखाएं, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। देखिए यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी को कौन शो कर रहा है, पहले तो आप मुझे ये बताइए। इस ग्राफ के अंदर देखिए गाइस, वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे? जीरो। अब कितनी है वेलोसिटी? ये आर या पी, है ना। तो चेंज के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस लाइन को उठा सकते हैं, दिस इज द चेंज, दिस पी क्यू लाइन इज द ओनली चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो जहां पे आपने चेंज इन वेलोसिटी लिखा था अपॉन टाइम, उस चेंज इन वेलोसिटी की जगह आप पी क्यू लिख सकते हैं, दिस इज द पी क्यू। और टाइम कितना है? टाइम इज नथिंग बट ओ क्यू, तो दिस इज कॉल्ड ओ क्यू। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ओ क्यू, है ना। तो ये एक नया तरीका है एक्सेलरेशन को डिफाइन करने का, दैट इज पी क्यू अपॉन ओ क्यू। और अगर आपको पता हो, दिस पी क्यू अपॉन ओ क्यू इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ लाइन, दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ लाइन, है ना। ये क्या है? ये इस लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, पी क्यू अपॉन ओ क्यू। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना जब आप नेक्स्ट क्लास में, तो आपको और डिटेल में पता चलेगा कि स्लोप ऑफ लाइन बेसिकली क्या होता है। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा स्लोप ऑफ लाइन। और इस स्लोप ऑफ लाइन को ही मैं क्या कहता हूँ? ये स्लोप ऑफ लाइन ही मेरा एक्सेलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मेरा एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि हम बताना थोड़ा सा भूल गए लास्ट क्लास के अंदर, तो आप इसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन अपने इक्वेशंस को प्रूव करना। ठीक है ना, जो हमारा मेन मकसद था अभी तक का। ओके, देखिए सबसे पहली इक्वेशन आपको पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल टू क्या था? दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, अब देखिए इन सारे इक्वेशंस को हम प्रूव करेंगे एक ही ग्राफ से, है ना। अब देखिए सबसे पहले ना उस ग्राफ की बात कर लेते हैं। देखिए ग्राफ कैसा बनेगा यहाँ पे, ये हम यहाँ पे मेरा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। दिस इज द टाइम t, दिस इज द वेलोसिटी v, ये है मेरा vt ग्राफ, है ना। अब देखिए vt ग्राफ के अंदर हम एक चीज मानते हैं कि vt ग्राफ के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जीरो से ना स्टार्ट होके वो किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू u, इनिशियल वेलोसिटी u से है जो वो स्टार्ट होता है। और स्टार्ट होने के बाद वो क्या करता है? वो एक यूनिफॉर्म मोशन करता है। वो क्या करता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन करता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को डिपेंड करने के लिए आप कैसे करोगे? दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ये लाइन यहाँ तक जो है ये बस ये खत्म, इतना ही ग्राफ होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या, कि एक ऑब्जेक्ट है वो वीटी ग्राफ के अंदर रखा गया है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ u है और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रही होंगी यहाँ पे, है ना। तो उसको क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने ग्राफ को मैं कुछ ऐसे शेप्स के अंदर, ऐसी फॉर्म के अंदर इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ जिस चीज की नॉलेज मुझे होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं है ना, तो अगर मैं इसको फर्दर, अगर मैं इसको मॉडिफाई करूँ, मान लीजिए इसको मैंने ऐसे मॉडिफाई कर दिया, इसको मैंने ऐसे मॉडिफाई कर दिया, इसको मैंने ऐसे मॉडिफाई कर दिया, है ना। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ना हर एक वो शेप बन गई जिसके बारे में आपको नॉलेज है। देखिए ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया, है ना। तो अब आपको नॉलेज है, आपको ट्रायंगल्स के बारे में पता है, आपको रेक्टेंगल्स के बारे में पता है ना। तो ग्राफ के लिए ना ये भी ट्रिक बहुत यूजफुल होती है कि आप इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लें जिस चीज के बारे में आपको बेसिकली पता हो, है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको जो है यहाँ पे इसको ऐसे कन्वर्ट
कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी नेमिंग कर देता हूँ। इस पॉइंट को मैंने मान लिया पॉइंट ओ, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया पॉइंट ए, ठीक है, इसको आप मान सकते हैं पॉइंट बी, और इसको आप मान सकते हैं पॉइंट सी, इसको मान सकते हैं पॉइंट डी, और इस पॉइंट को आप मान सकते हैं पॉइंट ई, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको लिखवा देना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मान सकते हैं। देखिए ये हो गया, ये डिस्टेंस मेरा हो गया टाइम टी, ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है वो टाइम टी है। ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी है ओ से लेके ए तक। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर टोटल वेलोसिटी की बात करूं यहां से लेके यहां तक, तो देखिए ये लास्ट हो गया, यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, तो दिस एंटायर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज वेलोसिटी वी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें नोट कर सकते हैं, ये तीनों के लिए काम आएगा, तीनों इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जी OC इज इक्वल टू AD है। देखिए OC इज इक्वल टू AD है, और ये दोनों इक्वल है किसके, टाइम टी के। जी बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट मैं बोलता हूं कि मेरा OA, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ग्राफ को देखते जाइए, OA इज इक्वल टू CD है, ये इक्वल है U के, देखिए OA CD U, ओके। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि मेरा OE है, वो मेरा इक्वल है BC के, और ये है मेरा इक्वल V के। देखिए कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको याद रहेंगी, इनका इस्तेमाल करेंगे अभी वन बाय वन, ठीक है। अब इसी ग्राफ को इस्तेमाल करके अब हम सबसे पहली इक्वेशन को प्रूव करने की बात करते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस AT को प्रूव करने की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, है ना। देखिए बच्चों यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे किससे, वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे। देखिए इस ग्राफ के अंदर आपको पता चल रहा होगा कि ये जो मेरी BC लाइन है, दिस BC लाइन, दिस इंटायर BC, इस BC को आप कैसे लिख सकते हैं, इस BC को आप ऐसे लिख सकते हैं CD प्लस DB, ये सर नो। देखिए इस CD और DB को अगर आप जोड़ेंगे तो ये BC निकल कर आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ओके। तो BC क्या है यहाँ पे, BC को मैंने क्या माना हुआ है, BC को मैंने V माना हुआ है, तो इस BC की जगह आप V लिख सकते हैं। CD को क्या माना हुआ है, देखिए CD इज इक्वल टू U मान सकते हैं। लेकिन DB देखिए, DB यहाँ पे मिसिंग है ना, यहाँ पे DB जो है वो नहीं है, तो इस DB को अब हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको आप मान लीजिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, ये मेरे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 होता है। अब हम बात करते हैं DV निकालने की, ठीक है। अब देखिए DV निकालने के अंदर अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप DV निकालने के लिए अब आप जाइए इन ट्राइंगल ABD, इस वाले ट्रायंगल के अंदर आप चले जाइए ABD के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि भाई एक्सेलरेशन होता है, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट दी स्लोप ऑफ लाइन। क्या होता है ये, स्लोप ऑफ लाइन। और स्लोप ऑफ लाइन निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले को अगर आप यहाँ लगाएंगे तो वो क्या होगा, दिस कैन बी रिटन एज VD अपॉन AD, यस और नो, VD अपॉन AD। तो देखिए यहाँ पे A तो आपको पता है कि A तो यहाँ पे A दिया हुआ है, लेकिन ये AD क्या है, AD इज नथिंग बट T, तो आप इसको लिख सकते हैं BD अपॉन T। तो यहाँ से अगर आप BD की अगर वैल्यू निकालें तो BD की वैल्यू क्या आएगी, BD की वैल्यू क्या आएगी, 80, BD की वैल्यू क्या आएगी, 80 आएगी। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब तो बस आंसर आ ही गया। अब आप क्या करें, इस BD की वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जब आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, V इज इक्वल टू यू प्लस इस DB की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा, V है ना, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो इसी चीज को तो हम ढूंढ रहे थे, इसी को तो हमें निकालना था, V इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो देखिए यहाँ पे ये प्रूव हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा आपको यूनिक लग रहा हो, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन को किससे निकाला है, स्लोप ऑफ लाइन से निकाला, और स्लोप ऑफ लाइन कहाँ गिवन है, ग्राफ में गिवन है। तो हमने इस इक्वेशन को प्रूव तो किया है, लेकिन कैसे प्रूव किया है, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ये ग्राफिकल मेथड है फॉर्मूलेस को प्रूव करने का, ठीक है गाइस। चलिए अब हम मूव करते हैं अपनी सेकंड प्रूफ की तरफ, है ना। अब देखिए सेकंड इक्वेशन जो हमें प्रूव करनी थी, वो हमें क्या प्रूव करनी थी, आपको पता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको प्रूव करना है। अब देखिए इसको प्रूव करना बहुत आसान है ना, बहुत आसान कैसे है, यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या वो ये चीज है, यहाँ पे आप इसको नोट डाल के यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ग्राफिकल जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये बेसिकली होता है एरिया अंडर दी लाइन। यानी कि किसी भी ग्राफ के अंदर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की बात करें, किसी भी ग्राफ के अंदर अगर आपसे क्या बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाएं, तो आप क्या करेंगे,
आप उस लाइन के नीचे वाले पूरे एरिया को, तो आप क्या करें, एरिया को शेड कर लेंगे और शेड करने के बाद आपका जो है वो डिस्प्लेसमेंट पता पड़ जाएगा। कैसे, देखिए इस ग्राफ के अंदर दिस इज द लाइन, और इस लाइन के नीचे का ये पूरा एरिया हो गया। अगर आप गौर से देखें तो दिस इज द एरिया ओनली ना, अंडर द लाइन। तो अगर आप इस पूरे एरिया को अगर आप निकाल लेना तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता पड़ जाएगा, है ना। और ये फॉर्मूला में देखिए, ये एस क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है, ये एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप इस एस को निकालना चाहते हैं तो आप इस पूरे एरिया अंडर दी लाइन को अगर आप निकालें तो डिस्प्लेसमेंट पता पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एरिया अंडर द लाइन बेसिकली कैसे निकलेगा। अब उसके लिए क्या है कि अगर देखिए आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को आप क्या बोलेंगे, दैट इज द एरिया अंडर लाइन। अच्छा, एरिया अंडर द लाइन तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए यहां पे एरिया अंडर द लाइन निकालने के लिए ना आपको इस एरिया को देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप एरिया उसी का निकाल सकते हैं जिसका जो पैटर्न है वो नॉन है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एरिया है कि ये एरिया है ना, इस एरिया का आप मुझे ना एरिया निकाल के बताइए इस पर्टिकुलर शेप का, आप बोलेंगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, तो निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये एरिया आपने कहीं पढ़ा ही नहीं है, ये कैसे निकलेगा, है ना, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर इसी की जगह अगर मैं आपको ट्रायंगल दे दूं या रेक्टेंगल दे दूं तो आप बड़ी आसानी से निकाल देंगे, क्योंकि उसके फॉर्मूलाज आपको पता है ना। तो देखिए यहाँ पे एरिया अंडर द लाइन निकालने के लिए आप इसको जरा ऑब्जर्व करें। देखिए यहाँ पे दो चीजें दिख रही होंगी, एक तो आपको ये वाला दिख रहा होगा, दिस इज वन ट्रायंगल, और आपको ये दिख रहा होगा दिस इज अ रेक्टेंगल, है ना। अगर आप यहाँ से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दें और यहाँ से इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दें और दोनों को अगर आप जोड़ दें तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा यहाँ का, बड़ी आसानी से आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। एरिया अंडर द लाइन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। और इसके साथ में ऐड कर दूं क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। अगर आप इन दोनों को निकालेंगे तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज भाई आपको फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो देखिए क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है इसका, एडी, और बेस इंटू हाइट क्या हो गया इसका, डीबी, डीबी प्लस आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ में किसी भी आप दो चीज को मल्टीप्लाई करिए, ओसी इनटू ओए, है ना। यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ा इजीली जो है यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे आपको क्लिक हो जाएंगी। आप इसको फर्दर सॉल्व करिए, देखिए क्या होगा, 1/2 आ गया। अब देखिए एडी बेसिकली क्या है, आप इस ग्राफ को यहाँ से देख सकते हैं, एडी इज इक्वल टू क्या है, एडी इज नथिंग बट दी टाइम टी। डीबी क्या है, डीबी अभी हमने ऊपर निकाला है। डीबी क्या होता है, देखिए आपने फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो डीबी इज इक्वल टू क्या होता है, डीबी इज इक्वल टू होता है एटी प्लस ओसी क्या है, ओसी इज टाइम टी, एंड ओए क्या है, ओए इज टाइम यू। तो अगर आप इसको यहाँ से सॉल्व करें तो देखिए क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू 1/2 इस टी एन इंटू ए टी को करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ए टी का स्क्वायर प्लस यू टी, दिस इज द यू टी। तो ये हो गया मेरा एस इज इक्वल टू, इसको आप और अरेंज करके लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है गाइज, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। कितना मुश्किल था, ये बहुत आसान है, बट बस आपको थोड़ा सा ग्राफ देखना आना चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये लीजिए, हमने दूसरी इक्वेशन भी प्रूव कर दी बड़ी आसानी से। अब हम देखते हैं अब यहाँ पे अपनी अपनी फाइनल इक्वेशन। अब फाइनल इक्वेशन मेरी क्या थी, थर्ड इक्वेशन, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। इसको प्रूव करने की बात थी। तो देखिए इसको निकालने के लिए भी आप एस की ही हेल्प लेंगे, आप यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट दी एरिया अंडर दी लाइन। तो देखिए यहाँ पे भी आप एरिया अंडर दी लाइन निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे हल्का सा ट्रिक है, हल्की सी ट्रिक है यहाँ पे। वो क्या है ट्रिक, कि पहले तो आपने एरिया निकाला था, एक को ट्रायंगल माना, एक को रेक्टेंगल माना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं अलग अलग ना लेके इन सबको एक ही शेप में लेता हूँ, दैट शेप इज कॉल्ड एज ट्रेपीजियम, दैट शेप इज कॉल्ड एज ट्रेपीजियम। देखिए ट्रेपीजियम बेसिकली ऐसा होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम कुछ ऐसी शेप होती है, दिस इज द हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, और इस तरीके से होता है। अगर आप इसको उठा के अगर आप इसको ऐसे घुमा दें, इस तरीके से अगर आप इसको घुमा दें और यहाँ पर रख दें तो ये भी आपको ना एक ट्रेपीजियम ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप एक एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लें। अगर ये पूरा ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम कौन सा है, ये ओ ए बी सी, दिस ओ ए बी सी इज द होल ट्रेपीजियम। अगर आप इस ट्रेपीजियम के एरिया को अगर आप निकाल ले तो आप तब भी आपको डिस्प्लेसमेंट पता पड़ जाएगा, क्योंकि इस ट्रेपीजियम के अंदर देखिए पूरा एरिया ही कवर हो गया,
है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। अब देखिए सम ऑफ पैरेलल ट्रेपीजियम के अंदर देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है, ये पैरेलल है। तो सम ऑफ पैरेलल लाइंस के अंदर क्या क्या हो सकती है? BC प्लस OA, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। तो मैंने बोला कि ये हाइट है, तो दिस इज द हाइट ओनली, दिस इज यू कैन से द OC इज द हाइट ओनली, ठीक है ना। तो अब आप इसको फर्दर सॉल्व करके देखें तो यहाँ पे क्या आएगा? इसको आप देखें तो यहाँ पे आएगा 1/2 BC क्या होगा? BC इज नथिंग बट द वेलोसिटी V प्लस OA क्या है? O इज नथिंग बट द U एंड OC क्या है? OC नथिंग बट द टाइम t। तो यहाँ से S इज इक्वल टू क्या आ गया? S इज इक्वल टू आ गया V प्लस U इंटू टी बाई 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व कैसे करते हैं। आपको पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है? U प्लस AT। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। v इज इक्वल टू क्या होता है? U प्लस AT। तो अब आप क्या करें? अब इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ से AT इज इक्वल टू क्या आएगा? AT इज इक्वल टू आएगा V माइनस U। ओके गाइस, V माइनस U। और यहाँ से अगर मैं आपको टाइम निकालने के लिए बोलूँ तो क्या आएगा? V माइनस U बाई A। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम t फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब आप क्या करें? इस टाइम t वैल्यू को ना आप इसके अंदर पुट कर दें, इस s के अंदर उठा के आप इसको पुट कर दें। अगर आप इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा? s इज इक्वल टू V प्लस U, तो यहाँ पे था पहले से, और t की जगह क्या पुट करना है? V माइनस यू बाई A अपॉन 2। बहुत सिंपल है। अब आप क्या करें? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या जाएगा? ये 2s के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा? यहाँ पे 2as बना देगा। और देखिए ऊपर क्या है? v प्लस यू और v माइनस यू। आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं a स्क्वायर क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यही तो मेरा फॉर्मूला था जो मेरे को प्रूव करना था। that is 2s is equal to v square minus u square। तो क्या हो गया? ये v square minus u square is equal to 2as। तो देखिए इसमें हमने अगर आप देखें तो सबके अंदर हमने ग्राफ के अंदर से इंफॉर्मेशन ली है ना। तो ये ग्राफिकल मेथड है। अगर बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं ना मोशन चैप्टर के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना ही होना चाहिए। ठीक है गाइज। अच्छा चलिए बच्चों, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसको भी अपन यहाँ पे अब देख लेते हैं, है ना। वो टॉपिक है मेरा सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन क्या होता है? जैसे नाम से इंडिकेट करा, बहुत सिंपल, कोई चीज सर्कल में घूमे तो वो सर्कुलर मोशन हो गई, है ना। सिंपल है ना ये। अच्छा चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये किसी सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो सबसे पहली डेफिनेशन तो सर्कुलर मोशन की यही होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर मोशन करे, क्या करे? सर्कुलर पाथ के अंदर मोशन करे, तो वो मेरा क्या कहलाता है? वो मेरा सर्कुलर मोशन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूसीएम इसको बोल दो आप शॉर्ट फॉर्म में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? आपको पता है ना यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। तो अगर कोई बंदा कांस्टेंट स्पीड से इसके सरकमफ्रेंस पे ऐसे चलेगा, इसकी परिधि पे ऐसे चलेगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो यूनिफॉर्म कांस्टेंट मोशन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी होती है, ठीक है। वो क्या होती है? मान लीजिए कि कोई बंदा इस पूरे सर्कल को, दिस इज द पॉइंट ए, इस पॉइंट ए से चल के ना ये दोबारा इसी पॉइंट ए पे आ गया, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगा इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, है ना। यानी कि पूरे एक राउंड के अंदर डिस्टेंस कितना होता है? तो पूरा एक राउंड के अंदर डिस्टेंस बेसिकली क्या होगा? इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा। और इसका सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर दिस इज द रेडियस r, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज 2 पाई r। तो डिस्टेंस टोटल क्या हो गया इसका? 2 पाई r हो गया, ठीक है। अच्छा 2 पाई r हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी दूसरी एक चीज होती है, दैट इज कॉल्ड दी टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने समय में इस पूरे सर्कल को कंप्लीट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड को बेसिकली हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब आपको यहाँ पे इसका डिस्टेंस पता पड़ गया डी, अब उसको टाइम पीरियड पता चल गया टी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप इसकी स्पीड निकाल के मुझे बता सकते हैं क्या? स्पीड या वेलोसिटी निकाल के आप बता सकते हैं मेरे को? तो अगर मैं आपसे स्पीड की बात करूं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आया यहाँ पे?
2 पाई आर आ गया डिस्टेंस, और टाइम कितना है, पाई है इसका, है ना। तो इसकी जो वेलोसिटी होती है बेसिकली वो कितनी होती है, 2 पाई आर बाई टी। सॉरी, यहाँ पे कैपिटल आर, अगर आप रेडियस लें तो कैपिटल आर लिखें, दैट इज कॉल्ड 2 पाई आर बाई टी। तो दिस इज कॉल्ड दी वेलोसिटी। ठीक है, सर्कुलर मोशन के अंदर इतना ही होता है, सर्कुलर मोशन के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम आपको डालने की जरूरत नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सर्कुलर मोशन के बारे में आपको पता, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे आते हैं कि भाई एक बंदा सर्कल पे घूम रहा है, इतने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इतने टाइम के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना। तो इन सब के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उन न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, और एनसीईआरटी हम कोशिश करेंगे अपनी सॉल्व करें। तो नेक्स्ट सेशन जो है वो न्यूमेरिकल है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और कुछ न्यूमेरिकल्स इसके अंदर और ऐड ऑन कर दूं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे उस स्पेसिफिक एनसीईआरटीज़ की फ़ोटोज़ पोस्ट कर दें जो, या फिर कोई भी न्यूमेरिकल जो आपको पूछना हो, आप उनकी फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको बहुत जल्दी जो है उसका आंसर दे दूँगा। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। आई होप कि आप पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल पढ़ते रहिए। देन आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।